डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका की क्रांति पर। आपने विश्व इतिहास के अंतर्गत अमेरिका की खोज के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह आधुनिक युग के प्रारंभ में प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका की क्रांति पर चर्चा करने से पूर्व मैं थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरह अमेरिका की खोज हुई और कैसे अमेरिकी उपनिवेशों पर या हमें कहें उत्तरी अमेरिका पर ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड का प्रभाव स्थापित हुआ और इंग्लैंड ने अमेरिका में अपने उपनिवेश बसाए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आधुनिक युग में या आधुनिक युग के प्रारंभ में यह खोज की जा चुकी थी कि पृथ्वी गोल है, और जब यह खोज हो गई कि पृथ्वी गोल है तो जो कोलंबस जो नाविक था, यद्यपि कोलंबस इटली का रहने वाला था, परंतु अपनी नाविक खोजों या हमें कहें नाविक अभियानों के लिए उसे सहायता स्पेन की रानी इसाबेला से मिली। अब थोड़ा मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि कोलंबस वास्तव में कहाँ की यात्रा करना चाहता था और वो किस यात्रा मार्ग की खोज करना चाहता था। वास्तव में उस समय यह स्पष्ट हो चुका था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए कोलंबस के मन में एक विचार था कि जब पृथ्वी गोल है तो वह एक नवीन व्यापारिक मार्ग खोजना चाहता था। उस समय यूरोप और एशिया का जो व्यापार था, जो प्राचीन व्यापारिक रेशम मार्ग था, जहाँ से प्राचीन काल में या जहाँ से जिस व्यापारिक मार्ग से अमेरिका क्षमा चाहूँगा जिस व्यापारिक मार्ग से यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार होता था, उस रेशम मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो चुका था, क्योंकि यूरोप में प्राचीन काल से ही चीन और भारत की रेशम, गरम मसाले आदि की मांग रहती थी। इस कारण यूरोप के लोग रेशम मार्ग के द्वारा भारत और चीन से व्यापार करते थे, परंतु इस रेशम मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप वासियों को चीन और भारत से व्यापार करने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए यूरोप के लोग चाहते थे कि भारत और चीन के लिए कोई नया व्यापारिक मार्ग खोजा जाए। तो इस नए व्यापारिक मार्ग की खोज के संदर्भ में कोलंबस के मस्तिष्क में एक विचार था। कोलंबस का मानना यह था कि जब पृथ्वी गोल है तो वह क्यों न पश्चिम से जाकर के वो पश्चिम से जाएगा, और पृथ्वी गोल है तो दूसरी ओर से क्या करेगा, वो निश्चित ही पूर्व पीछे से घूम के पूर्व पहुंच जाएगा। इसलिए कोलंबस ये चाहता था कि यदि वह पश्चिम की ओर निरंतर बढ़ता जाएगा तो निश्चित ही वह एशिया महाद्वीप में पहुंचेगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो इधर पश्चिम की ओर से बढ़ने पर वो घूम के पीछे से घूम के दूसरी ओर से घूम के
एशिया में भारत और चीन पहुंच सकता था। ये उसके मस्तिष्क में योजना थी और अपनी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने यूरोप के कई देशों से सहायता मांगी, परंतु किसी ने भी उसे सहायता नहीं दी। अंततः स्पेन की रानी इसाबेला ने उसकी इस योजना को कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाया, कोलंबस को जहाज उपलब्ध करवाए, उसे लंबी यात्रा की जो आवश्यक वस्तुओं की जरूरत थी वो उन्हें पूरा किया और इस तरह स्पेन की सहायता से कोलंबस पश्चिम की ओर निकला और उसका उद्देश्य था पश्चिम से जाकर पूर्व में पहुंचना और इस तरह वो एशिया में भारत या चीन कहीं पहुंच जाता। उसका मुख्य उद्देश्य भारत पहुंचना ही था। जब कोलंबस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की तो यात्रा प्रारंभ करते करते वह बहामास द्वीप समूह पहुंचा। कोलंबस को तब यह ज्ञात नहीं था कि वो किसी अन्य नए महाद्वीप पर पहुंच गया है या किसी अन्य द्वीप पर पहुंचा है। जब बहामास द्वीप समूह में कोलंबस पहुंचा, जिसे आज हम वेस्ट इंडीज के रूप में जानते हैं, तो कोलंबस ने यह समझा कि वो ये जो भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में जो द्वीप हैं उनमें पहुंच गया है। जो इंडिया के जो निकटवर्ती द्वीप हैं उनमें पहुंच गया है, इसलिए उसने उन्हें इंडीज कहा। परंतु आपको ज्ञात होगा कि बहुत बाद में यह स्पष्ट हुआ कि कोलंबस जहां पहुंचा था वह इंडिया के द्वीप नहीं बल्कि नई दुनिया अमेरिका के द्वीप थे, जिन्हें आज हम वेस्ट इंडीज के रूप में जानते हैं। इस तरह कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और बाद में जब अमेरिगो नामक नाविक अमेरिका के आंतरिक भागों तक गया तो तब उसे ज्ञात हुआ ये तो कोई और ही महाद्वीप है, इसलिए अमेरिगो के नाम पर उन महाद्वीपों का नाम अमेरिका पड़ा। अब जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी और धीरे धीरे स्पेन के व्यापारी वहाँ से पर्याप्त मात्रा में जहाज़ों में भरकर सोना चांदी अपने देश लाने लगे, तो स्पेन को नई दुनिया की खोज से बहुत ही आर्थिक लाभ हुआ। उस समय स्पेन ही विश्व में सबसे शक्तिशाली देश था। अब जब स्पेन के नाविक स्पेन के समुद्री जहाज अमेरिका से अपने जहाज़ों में सोना भर भर कर लाते तो इंग्लैंड के व्यापारी, इंग्लैंड के लोग उन जहाज़ों को देख के बड़ी ईर्ष्या करते थे। इंग्लैंड के नाविकों को लगता कि उन्हें भी ऐसा ही धन प्राप्त होना चाहिए था। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड के कई समुद्री डाकुओं ने स्पेन के जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब इंग्लैंड के समुद्री डाकुओं ने स्पेन के व्यापारिक जहाज़ों को लूटना प्रारंभ किया तो इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के मध्य युद्ध हो गया और इस युद्ध में अंततः 1588 ईस्वी में स्पेन की हार हो गई। स्पेन का जहाजी बेड़ा पराजित हो गया, जिसे कहते हैं स्पेनिश आर्मेडा की पराजय। और इसका परिणाम यह हुआ कि अब जो है अब इंग्लैंड प्रथम दर्जे की नाविक शक्ति बन गया। अब इंग्लैंड की नौसेना विश्व में सबसे शक्तिशाली हो गई और स्पेनिश आर्मेडा की पराजय का एक परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के द्वीपों पर या हमें कहें उत्तरी अमेरिका पर इंग्लैंड का प्रभाव स्थापित हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने उपनिवेश बसाने आरंभ किए। इस तरह उत्तरी अमेरिका पर इंग्लैंड का प्रभाव स्थापित हुआ
और इंग्लैंड ने धीरे धीरे वहाँ अपने उपनिवेश बसाए और लगभग जब उपनिवेश इंग्लैंड ने बसाए तो लगभग 1776 ईस्वी तक इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर दिए। अब जब 13 उपनिवेश स्थापित किए तो इन उपनिवेशों में जो है कुछ तो वहाँ के स्थानीय जो निवासी थे जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था वो निवास करते थे और अधिकांश इंग्लैंड के निवासी इन उपनिवेशों में बस गए। अब जो इंग्लैंड के जो अंग्रेज उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों में बसे उनमें से अधिकांश ऐसे थे जिन्हें या तो इंग्लैंड में सजा दी गई थी, वो सजा से बचने के लिए वहाँ भाग गए थे, या अधिकांश ऐसे थे जो और अधिक धन कमाना चाहते थे इसलिए अमेरिका में बस गए थे, या वो प्यूरिटन थे जिन्हें धार्मिक प्रताड़ना के कारण इंग्लैंड छोड़ना पड़ा था। थे तो वो इंग्लैंड के मूल निवासी, लेकिन इंग्लैंड में उनकी स्थिति संतोषजनक न होने के कारण या अधिक धन कमाने की इच्छा के कारण या सजा से बचने के कारण वो उत्तरी अमेरिका में बस गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरी अमेरिका में जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे उनमें अधिकांश जनसंख्या अंग्रेजों की ही थी। इन उपनिवेशों पर इंग्लैंड अपनी सेना, अपने गवर्नर जनरल, अपने शासन तंत्र के द्वारा शासन करता था। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका ने जो क्रांति की या अमेरिका ने जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा उसके पीछे कारण क्या था। इसमें एक कारण आता है कि जो इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीति थी, उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड की जो नीति थी वो प्राचीन काल से ही द्वेषपूर्ण थी। अर्थात हम ये मानते हैं कि प्रारंभ से ही इंग्लैंड की उपनिवेशों के प्रति जो नीति थी वह भेदभावपूर्ण थी, शोषणकारी नीति थी। इसके पीछे इंग्लैंड की एक जो सोचना था इंग्लैंड का, वो सोचना यह था कि इंग्लैंड यह मानता था क्योंकि इंग्लैंड उपनिवेशों का मातृदेश है इसलिए उपनिवेशों द्वारा इंग्लैंड की मदद करना, इंग्लैंड की सेवा करना उनका परम कर्तव्य है। और इसी भावना के कारण धीरे धीरे उनके बीच मतभेद पैदा होते गए। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड के उस समय 13 उपनिवेश थे, उन 13 उपनिवेशों की जनता ने किन कारणों से इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, जिस स्वतंत्रता संग्राम को हम अमेरिका की क्रांति के रूप में जानते हैं। इस अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे, इन पे हम चर्चा करना चाहेंगे। इनमें पहला कारण आता है इंग्लैंड की दोषपूर्ण व्यापारिक प्रणाली। जो अमेरिकी उपनिवेश थे उनके प्रति इंग्लैंड की जो व्यापारिक नीति थी वो अत्यंत द्वेषपूर्ण थी। वो दोष, उनमें क्या दोष थे कि इंग्लैंड ने उपनिवेशों के व्यापार पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे जिससे उपनिवेश स्वतंत्र रूप से किसी अन्य देश से व्यापार नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड की संसद ने यह नियम बना दिए थे कि जिससे उपनिवेश किसी दूसरे देश से व्यापार नहीं कर सकते थे, और यह नियम था औपनिवेशिक उत्पादक प्रतिबंध अधिनियम। इस नियम के द्वारा अमेरिका में फौलाद अर्थात इस्पात, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र आदि के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा यह व्यवस्था की गई कि इन उपनिवेशों में उत्पन्न होने वाली रुई, ऊन, लोहा, तंबाकू आदि अनिवार्य रूप से केवल इंग्लैंड को ही भेजी जाएंगी। अर्थात
इन वस्तुओं का व्यापार उपनिवेश अन्य देशों से नहीं कर सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि इससे उपनिवेशों की व्यापारिक समृद्धि में गिरावट आने लगी, क्योंकि उपनिवेशों के लिए यह आवश्यक था कि वो अपनी व्यापारिक वस्तुएं केवल इंग्लैंड को ही बेच सकते थे, चाहे इंग्लैंड उससे उचित लाभ उससे हो या ना हो। दूसरा कारण था औपनिवेशिक शासन की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था। जो इंग्लैंड का औपनिवेशिक शासन था वो अत्यंत त्रुटिपूर्ण था। उस समय इंग्लैंड ने अमेरिका के जो उपनिवेश थे उनमें यह व्यवस्था कर रखी थी कि शासन का मुखिया गवर्नर जनरल होता था और गवर्नर जनरल की नियुक्ति इंग्लैंड द्वारा की जाती थी। यद्यपि अमेरिका के उपनिवेशों में एक व्यवस्थापिका होती थी, परंतु व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून पारित किए जाते थे उन्हें स्वीकार करना या रद्द करना गवर्नर जनरल के अधिकार में था। यानी गवर्नर चाहता तो उनको पारित कर सकता था या उनको पारित नहीं कर सकता था। इसका परिणाम क्या था? शासन पर पूर्ण नियंत्रण गवर्नर जनरल का था, अर्थात इंग्लैंड का था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। आपने अध्ययन किया होगा कि 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में यद्यपि अपार जनधन की हानि हुई, परंतु अंततः इस युद्ध में इंग्लैंड को विजय प्राप्त हुई। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव लगभग विश्व के उन सभी देशों पर पड़ा जहां उस समय इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियां व्यापार करती थी, परंतु उत्तरी अमेरिका पर इसका प्रभाव अधिक पड़ा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में जहां 13 उपनिवेश इंग्लैंड के थे, वहीं कनाडा पर उस समय फ्रांस का अधिकार था। परंतु जो ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, इस सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस हार गया और फ्रांस जब हार गया तो कनाडा पर फ्रांस का अधिकार समाप्त हो गया और कनाडा सीधे इंग्लैंड के प्रभाव में आ गया। इससे पूर्व अमेरिका में क्या स्थिति थी? क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व कनाडा जो है फ्रांस के अधिकार में था और जो उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेश थे वो इंग्लैंड के अधिकार में थे। तो इंग्लैंड के उपनिवेशों और कनाडा के बीच युद्ध की संभावना बनी रहती थी। अर्थात हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इंग्लैंड के 13 उपनिवेशों को फ्रांस के आक्रमण का भय निरंतर बना रहता था और फ्रांस के आक्रमण के भय से बचने के लिए 13 उपनिवेशों के लोग हर तरह इंग्लैंड की सहायता चाहते थे और इसलिए वो इंग्लैंड का विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंग्लैंड फ्रांस से उनकी सुरक्षा करता था। परंतु जब सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस हार गया और कनाडा पर भी इंग्लैंड का अधिकार हो गया, तो अब जो है उपनिवेशों की जनता को फ्रांस का कोई भय नहीं रहा। अब उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं था। अब वो इंग्लैंड का खुला विरोध कर सकते थे। दूसरा प्रभाव सप्तवर्षीय युद्ध का यह पड़ा कि इससे मैंने जैसे पूर्व में कहा था कि सप्तवर्षीय युद्ध में जनधन की हानि हुई, इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में धन खर्च करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय ऋण बढ़ गया। अब जो राष्ट्रीय ऋण बढ़ा तो इंग्लैंड का कहना था कि क्योंकि इंग्लैंड ने यह ऋण उपनिवेशों की रक्षा के लिए लिया है, जो सप्तवर्षीय युद्ध में अत्यधिक जो व्यय हुआ वह व्यय उपनिवेशों की रक्षा पर खर्च हुआ है, इसलिए उपनिवेशों का यह नैतिक दायित्व है कि वह इस अतिरिक्त जो धन व्यय हुआ सप्तवर्षीय युद्ध में
उसकी भरपाई करे। और इसके लिए तत्कालीन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्हें इसके लिए जो नीति अपनाई, तो उन्होंने यह नियम बनाए जिससे उपनिवेशों से अधिक धन कमाया जा सके, अधिक से अधिक धन वसूल किया जा सके। और इसके लिए ग्रेनविल ने कई ऐसे कार्य किए जिससे उपनिवेशों की जनता नाराज हो गई। ग्रेनविल ने इसके लिए उपनिवेशों से अधिक राजस्व वसूली के लिए 4 नियम बनाए। इनमें पहला नियम था एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना, दूसरा सीरा कानून, तीसरा था अमेरिका की जनता को सेना के व्यय का 1/3 भाग भुगतान करना, और चौथा था मिसिसिपी के प्रदेशों को रेड इंडियन के लिए सुरक्षित कर देना। तो ग्रेनविल के जो 4 कार्य थे, एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना, सीरा कानून, सेना के व्यय का 1/3 भाग अमेरिका को उपनिवेशों की जनता द्वारा भुगतान किया जाना, और मिसिसिपी के प्रदेशों को अमेरिका के मूल निवासियों रेड इंडियन के लिए सुरक्षित करना, इससे उपनिवेश की जनता नाराज हो गई। अगला जो कारण था अमेरिका की क्रांति का, वो था अमेरिका व इंग्लैंड के परस्पर दृष्टिकोण। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि अमेरिका में जो लोग इंग्लैंड से जाकर बसे थे, उनमें अधिकांश ऐसे थे या तो वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे, या सजा याफ्ता थे, या वो इंग्लैंड में निर्धनता का जीवन जी रहे थे, या उन्हें किसी कारण इंग्लैंड से निष्कासित कर दिया गया था। अब इसलिए जो लोग अमेरिका में गए वो इंग्लैंड से खुश नहीं थे। उन्होंने वहां अमेरिका जाकर स्वयं अपनी मेहनत से धन कमाया था और अपना जीवन सुचारू रूप से स्थापित किया था, इसलिए उनकी इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड से उन्हें एक प्रकार से निष्कासित या प्रताड़ित या सजा याफ्ता या उन्हें वहां निर्धनता का जीवन जीना पड़ा था। जबकि इंग्लैंड का मानना यह था कि इंग्लैंड उनका मूल देश है, मातृ देश है, इसलिए अमेरिका के उपनिवेश के लोगों को इंग्लैंड की सेवा करनी चाहिए। इस विरोधी दृष्टिकोण के कारण इंग्लैंड और अमेरिका की जनता के बीच सामंजस्य नहीं था। दूसरी ओर, क्योंकि जो अमेरिका के उपनिवेशों में जो लोग बसे थे वो मूलतः अंग्रेज ही थे, इसलिए उनमें भी स्वतंत्र राजनीतिक चेतना, स्वतंत्रता की भावना और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता थी। जब इंग्लैंड ने जबरदस्ती उन पे कर लगाए तो इंग्लैंड की स्वतंत्रता प्रिय व स्वाधीनता के विचारों से ओतप्रोत उपनिवेशी जनता इस बात से नाराज हो गई कि इंग्लैंड की संसद उन पर कर लगाती है। उनका मानना ये था कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका के उपनिवेशों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु इंग्लैंड इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इस कारण दोनों के जो दृष्टिकोण थे वो क्या थे, भिन्न भिन्न थे। अब जो क्रांति का तात्कालिक कारण था वह कारण ऐसा था, जो कुछ घटनाएं 1765 या 1770-76 के आसपास ऐसी घटी जिनसे इंग्लैंड और अमेरिका में तनाव बढ़ गया। इनमें पहला कारण था स्टाम्प एक्ट। 1765 ईस्वी में इंग्लैंड ने अमेरिका के लिए एक स्टाम्प अधिनियम, स्टाम्प एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत अमेरिका में सभी सरकारी दस्तावेजों एवं कानूनी कागजातों पर निर्धारित शुल्क का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। जब
जबकि अमेरिका के लोगों ने इसका विरोध किया। अमेरिका के लोग इस तरह का जो नियम था इसका विरोध कर रहे थे। इसलिए अमेरिका की जनता ने जगह जगह इनका विरोध किया और एक नारा उन्होंने अमेरिका के लोगों ने दिया जो मैंने अभी पहले चर्चा की थी कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अर्थात अमेरिका के उपनिवेशों की जनता का कहना ये था क्योंकि ये जो स्टाम्प एक्ट है इसे इंग्लैंड की संसद ने पारित किया है और इंग्लैंड की संसद में अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि नहीं बैठता है, इसलिए इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। परंतु इंग्लैंड अपने कर लगाने के अधिकार को वैध मानता था और वह इसे हर स्थिति में बनाए रखना चाहता था। दूसरा अधिनियम था आयात कर अधिनियम। जब स्टाम्प एक्ट का विरोध हुआ तो इंग्लैंड ने स्टाम्प एक्ट को समाप्त कर दिया और उसके पश्चात क्या किया, एक नया अधिनियम आयात कर अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत अमेरिका में कागज, चाय, सीसा, रंग आदि वस्तुओं पर आयात कर लगा दिया गया। अब यहाँ पर स्थिति यह थी कि इंग्लैंड अमेरिका के लोगों की भावना को नहीं समझना चाह रहा था और अमेरिकी लोग अपने इस अधिकार की अपने इस नारे पर अडिग थे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अर्थात अमेरिका के लोग किसी भी प्रकार का कर स्वीकार नहीं कर रहे थे, जबकि इंग्लैंड यह जताना चाह रहा था कि उसे कर लगाने का अधिकार है। इसलिए स्टाम्प एक्ट समाप्त करके इंग्लैंड ने आयात कर अधिनियम पारित कर दिया। परंतु अमेरिकी जनता ने इसका विरोध किया। इसका विरोध जब किया तो इंग्लैंड ने अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए कर जो थे वो ये आयात कर अधिनियम बनाए रखा, उसको समाप्त नहीं किया। और जो अन्य चीजों पर, कई चीजों पर जब विरोध हुआ अमेरिका में तो लॉर्ड नॉर्थ ने कई अन्य चीजों पर आयात कर समाप्त कर दिया, परंतु चाय पर वो कर बनाए रखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि अमेरिकी जनता किसी भी स्थिति में कोई नाम मात्र का कर भी नहीं देना चाहती थी, जबकि इंग्लैंड ने अन्य वस्तुओं पर कर समाप्त कर चाय पर नाम मात्र का कर इसलिए रख दिया कि इंग्लैंड ये जताना चाहता था कि उसे कर लगाने का अधिकार है, जबकि अमेरिका के लोग किसी भी प्रकार का कर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसका परिणाम यह होगा कि 1773 ईस्वी में जब चाय अधिनियम के तहत भारत से सीधा चाय जो है समुद्री जहाज में अमेरिका की बोस्टन बंदरगाह पर पहुंची, तो अमेरिका के लोगों ने उन जहाजों में प्रवेश कर 350 चाय के डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, जिसे हम बोस्टन बंदरगाह की घटना या बोस्टन चायकांड के रूप में जानते हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका के लोग किसी भी रूप में कोई भी कर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जब बोस्टन चायकांड हुआ तो इंग्लैंड ने अमेरिका में सैनिक शासन लागू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ जगह जगह अमेरिका में इंग्लैंड का विरोध होने लगा। यहां पर स्थिति यह है कि जब इंग्लैंड ने अमेरिका में सैनिक शासन लागू किया तो अमेरिकी जो बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने आपस में मिल बैठकर फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन कर अपना एक प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भेजा और उस प्रतिनिधिमंडल ने यह प्रयास किया कि वह इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय से मिलकर इस स्थिति पर विचार करेगा और अपनी बात इंग्लैंड के समक्ष रखेगा। परंतु उस समय
जॉर्ज तृतीय ने और जो लॉर्ड नॉर्थ की जो सरकार थी, जो प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, इन्होंने स्थिति को समझने का प्रयास नहीं किया और इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जो इंग्लैंड गया था, सम्राट जॉर्ज तृतीय ने उससे मिलने से ही इनकार कर दिया। अब अमेरिकी जनता के पास इंग्लैंड के प्रति विद्रोह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इतिहासकारों ने इस संदर्भ में कहा है कि ऐसे इतिहास में बहुत कम मोड़ आए हैं जबकि स्थिति को सीधी बात से सुलझाया जा सकता था, परंतु वह एक विस्फोटक स्थिति के रूप में बदल गई और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया। इसके लिए जॉर्ज तृतीय और लॉर्ड नॉर्थ भी उत्तरदायी थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जब वापस गया तो अंततः इंग्लैंड के प्रति विद्रोह या हमें क्रांति करना ही एकमात्र रास्ता रह गया था। इस तरह इन कारणों से अमेरिका की क्रांति हुई और कालांतर में जब यह युद्ध आगे बढ़ा, अंततः इंग्लैंड की पराजय हुई और 1776 में अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अंततः 7 वर्षों के युद्ध के उपरांत अमेरिका इंग्लैंड की अधीनता से स्वतंत्र हो गया। अब ये युद्ध यद्यपि लंबा चला, परंतु अंततः अमेरिका विजयी हुआ और उपनिवेशों ने स्वतंत्र होकर अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की। अब अमेरिका की क्रांति के परिणाम क्या हुए? जो ये अमेरिका की क्रांति हुई, इस क्रांति का पहला परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय के निरंकुश शासन का अंत हो गया, या निरंकुश जो राज सत्ता थी जॉर्ज तृतीय की, उसका पतन हो गया। अर्थात अब जॉर्ज तृतीय समझ गया कि निरंकुश अपनी इच्छा के अनुसार शासन संभव नहीं है और इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड की जो नीति थी, निरंकुशता की नीति, उसमें परिवर्तन आया। दूसरा परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड द्वारा जब अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उसके हाथ से निकल गए तो इंग्लैंड ने फिर नवीन उपनिवेशों की स्थापना की और फिर इसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनकी खोज हुई और इंग्लैंड ने अपने नवीन उपनिवेश स्थापित किए। तीसरा परिणाम यह हुआ कि अब इंग्लैंड ने अपनी औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन किया। उपनिवेशों की जनता के साथ थोड़ा उदारवादी शासन उपनिवेशों में स्थापित करने का प्रयास किया गया। आयरलैंड की जनता के अधिकारों में भी वृद्धि की गई क्योंकि आयरलैंड के प्रति इंग्लैंड की नीति अच्छी नहीं थी, अनुदार नीति थी और इस अमेरिका की क्रांति का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड ने आयरलैंड की जनता के अधिकारों में वृद्धि की। इसका सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा फ्रांस की राजनीति पर पड़ा, क्योंकि जब सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस हार गया था तो अपनी सप्तवर्षीय युद्ध की हार का बदला फ्रांस ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर लिया। फ्रांस ने अमेरिका के उपनिवेशों को अपनी सैनिक सहायता दी, अपने सैनिकों को अमेरिका की क्रांति में भेजा जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध किया और अंततः अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अब अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ तो इसका प्रभाव फ्रांस की राजनीति पर कैसे पड़ा? जिन सैनिकों ने अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध किया था, जब वो अपने देश लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके देश फ्रांस में निरंकुश शासन है, जनता का शोषण किया जा रहा है, जनता करों के बोझ से दब रही है, जनता को कोई अधिकार ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन सैनिकों ने भी यह प्रयास किया कि वह अमेरिका के समान जो अमेरिकी जनता को जो अधिकार प्राप्त हैं
उसी तरह के अधिकार फ्रांस की जनता को भी प्राप्त हों। और इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस की क्रांति के लिए एक प्रकार से अमेरिका की क्रांति भी उत्तरदायी रही।